पिछले वीडियो में हमने बात की थी रूल ऑफ लॉ की। डाइसी के रूल ऑफ लॉ पे हमने डिटेल डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे उसी क्रम में आगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति विभाजन का सिद्धांत। उसी से रिलेटेड है, उसी क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो पावर को तीन ब्रांचेस में डिवाइड करती है, ताकि किसी भी एक ब्रांच के पास या किसी भी एक डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर ना रहे कि वो उस पावर के दम पर वो दूसरों को डोमिनेट कर पाए या किसी का हरासमेंट हो पाए। दिस डॉक्ट्राइन एंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन अ गवर्नमेंट। हेयर आर थ्री ब्रांचेस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तीन ब्रांचेस पे बेस्ड है कि पावर जो होनी चाहिए वो थ्री ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए। द वन इज लेजिस्लेटिव ब्रांच, द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड लास्ट इज जुडिशियल ब्रांच। बात करते हैं तीनों के बारे में डिटेल में। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लेजिस्लेटिव ब्रांच वो ब्रांच है जो कानून बनाएगी। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री दिस इज टिपिकली द पार्लियामेंट और कांग्रेस। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम इसको कांग्रेस के नाम से या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। विधायी शाखा कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यह आमतौर पर संसद या कांग्रेस। नंबर टू, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने रूल बनाए हैं उन लॉ के एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉज, दिस ब्रांच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड इंक्लूड अदर ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज दैट एडमिनिस्टर गवर्नमेंट फंक्शन। एज आई टोल्ड कि ये जो ब्रांच होगी ये लॉ के एग्जीक्यूशन का काम करेगी। या तो इसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हेड करेंगे। कार्यपालिका शाखा कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस शाखा का नेतृत्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें अन्य अधिकारियों और एजेंसियां शामिल होती हैं जो सरकारी कार्यों का प्रशासन करती हैं। एंड लास्ट इज जुडिशियल ब्रांच। पहली हमने लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात की जो कानून बना रही है, दूसरी हमने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात की जो उन कानूनों को एनफोर्स कर रही है, और तीसरी है जुडिशियल ब्रांच, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज एंड एंश्योरिंग दे आर अप्लाइड फेयरली। कि जो लॉज बनाए गए हैं और जो लॉज लागू किए गए हैं वो फेयरली बने हों और फेयरली लागू हुए हों। दिस ब्रांच कंसिस्ट ऑफ द कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स। तो ये है जुडिशियल ब्रांच। न्यायिक शाखा कानूनों की व्याख्या और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है कि वे निष्पक्षता से लागू हों। इस शाखा में अदालतें शामिल हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और अन्य निचली अदालतें शामिल हैं। मीनिंग से समझा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो आगे बात करें शक्ति विभाजन के सिद्धांत क्या हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, कि किसी भी एक ब्रांच के पास इतनी पावर ना आए कि वो रूल कर पाए या जो है वो हरास कर पाए। सरकार की एक शाखा में शक्ति के सेकेंडरीकरण को रोकना, यानी कि जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर रोक लगाना। दूसरा, एंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वेयर ईच ब्रांच कैन लिमिट द पावर ऑफ द अदर ब्रांच। मीन एक ब्रांच के पास पावर है तो दूसरी ब्रांच के पास उसको रोकने की पावर है, तो चेक एंड बैलेंस बना रहे। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शन। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शन। सरकारी कार्यों में उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। एंश्योर गवर्नमेंट एक्शन आर कंडक्टेड ओपनली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज बाय प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर। शक्ति के दुरुपयोग को रोककर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। तो दीज आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। This doctrine is fundamental to democratic system and helps maintain the balance of power, ensuring that no single branch can dominate or operate without oversight. अभी तक हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की, इसके सिद्धांत को समझा। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बैरन डी मोंटेस्क्यू
a French politician thinker, introduced the theory of separation of power in his book The Spirit of the Laws in 1748. His theory is a cornerstone of modern democratic government and aims to prevent the concentration of power in any single branch of government. इसके की पॉइंट हमने तीन बातें डिस्कस की, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच। यही तीन बातें हैं कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो इन तीन विभाजों में, तीन ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए। उसके बाद इनके सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता की सुरक्षा रहे। और लास्ट, अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के सेकेंडरीकरण को रोकना, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ना हो पावर का। इस पे ये लॉ फ्रेम है, इन चार चीजों पे। तो मोंटेस्क्यूज थ्योरी हैज had a profound influence on the development of democratic system around the world, including the Constitution of the United States. मोंटेस्क्यू के सिद्धांत का दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रणालियों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी शामिल है। तो ये है मोंटेस्क्यूज थ्योरी या सेपरेशन ऑफ पावर। इसके आगे हम बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से काम करती है। हम इसमें अलग अलग देशों की बात करेंगे। अगर आपने खाली सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को समझना था तो आपका ये वीडियो यहाँ तक सफिशिएंट है। अब अगर आपने कुछ लाइव एग्जांपल देखने हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वर्क कैसे करती है, तो हम डिफरेंट कंट्रीज में देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर है, लॉ फ्रेमिंग है। The doctrine of separation of power in practice in United States। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट की। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट में किस तरीके से लॉ फ्रेमिंग है। तो सबसे पहले है वहां पर एक लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग ऑफ लॉज, ये इनकी लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई। उसके बाद इनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आती है, लेड बाय द प्रेसिडेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ। The president also has veto power over legislative bills। तो legislative bill जिस बनाने का काम किसका था, कांग्रेस का या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट का। सीनेट ने जो बिल बनाए उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है। उसके बाद आती है जुडिशियल ब्रांच, कंपोज्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर फेडरल कोर्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज एंड जुडिशियल डिस्प्यूट्स। तो यहां पर इस तरह से इनकी जो लॉ फ्रेमिंग है पूरी होती है, तीनों ब्रांचेस पूरी होती हैं। अब चेक एंड बैलेंस कैसे काम करता है, तो देखिए द प्रेसिडेंट्स कैन वीटो लेजिस्लेशन पास बाय कांग्रेस, बट कांग्रेस कैन ओवरराइड द वीटो विद अ 2/3 मेजोरिटी। जहां प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है और कांग्रेस के पास उस वीटो को ब्रेक करने के लिए, उस वीटो को जो है ऊपर वीटो पे ओवरराइड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी से पावर है। अगर 2/3 मेजोरिटी एक हो जाती है सीनेट की, तो वो राष्ट्रपति के वीटो को भी ओवरराइड कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास वीटो है सीनेट के बनाए हुए बिल्स को ओवरराइड करने के लिए। द सीनेट कंफर्म्स प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी एंड अदर की पोजीशन। सीनेट अपॉइंट कर रही है प्रेसिडेंट को, और जो अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन पर भी जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो किसके पास है, सीनेट के पास है। द जुडिशरी कैन डिक्लेयर लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी के पास पावर है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर है। तो इस तरीके से वर्किंग है चेक एंड बैलेंस की और लॉ फ्रेमिंग की यूनाइटेड स्टेट में। हम भारत की बात करें, भारत में लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है, तो कंपोज्ड बाय द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है, तो लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉज। और हमारी जुडिशियल ब्रांच क्या है, तो कंपोज्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है
सेपरेशन ऑफ पावर की तैयार होती है तीनों ब्रांचेस की। चेक एंड बैलेंस क्या है हमारे पास पावर का, किस तरीके से हम सेंट्रलाइजेशन को रोक सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑल्दो दिस इज लिमिटेड। प्रेसिडेंट के पावर है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने जो बिल बनाए हैं, बिल पास किए हैं, उनको दोबारा से वापस भेज सकते हैं विचार विमर्श के लिए। उसके बाद जुडिशरी हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्शन। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जिससे असंवैधानिक कानूनों और कार्रवाइयों को निरस्त किया जा सकता है। द पार्लियामेंट हैज ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूशन थ्रू वेरियस कमिटी एंड डिबेट्स। संसद विभिन्न समितियों और बहसों के माध्यम से कार्यपालिका की निगरानी करता है। तो ये है चेक एंड बैलेंस भारत में। उसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम। द यूके डज नॉट हैव अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर लाइक द यूएस और इंडिया बट रादर अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। इनके पास रिजिड सिस्टम नहीं है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? कंपोज्ड ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ड्रॉन फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जुडिशियल ब्रांच composed of the Supreme Court and other court responsible for interpreting the laws. इनका चेक एंड बैलेंस क्या है? तो द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट विच कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है जो अविश्वास पत्र पारित कर सकती है। और उसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका की कार्रवाइयों और कानूनों की वैधता की समीक्षा करती है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम का चेक एंड बैलेंस। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस की। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है इनकी? तो कंपोज्ड ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सीनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। इनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है? लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉज। और इनकी जुडिशियल ब्रांच क्या है? कंपोज्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एंड अदर कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज। चेक एंड बैलेंस क्या है इनका? तो द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। संवैधानिक परिषद कानूनों को संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। और लास्ट, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। संसद अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है। तो ये है फ्रांस का चेक एंड बैलेंस। In practice, the doctrine of separation of power ensures that no single branch of government can dominate or operate without oversight. Each branch has a specific role and responsibility and is empowered to check and balance the others, maintaining a system of accountability and overriding abuse of power. आप कहते हैं व्यवहारिक रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? कि कोई भी सरकारी शाखा बिना निगरानी के अधिकार नहीं चला सकती। प्रत्येक शाखा की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं और वे एक दूसरे की शक्तियों की जांच और संतुलन बनाए रखने के लिए सशक्त होती हैं, जिससे उत्तरदायित्व और शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम होती है। दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलस्ट्रेट हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर फंक्शन टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। ये व्यवहारिक अनुप्रयोग दिखाते हैं कि शक्ति विभाजन कैसे लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा में कार्यरत है। थैंक यू।